तो क्या है, कोई व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, चला कितनी दूर, 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक पैदल चला। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था कि भाई उसका घर है और वो घर से चला मार्केट, है ना, बाजार, और किस स्पीड से गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। पर परंतु बाजार बंद देखकर वह उसी क्षण वापस मुड़ गया। उसी क्षण क्या किया उसने, वापिस चल दिया, कहाँ, घर की ओर, इसी स्पीड से 7.5 किलोमीटर पर आवर। और घर से बाजार की दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या है, समय अंतराल 0 से 30 मिनट, 0 से 50 मिनट, 0 से 40 मिनट की अवधि में उस व्यक्ति का माध्य वेग का परिमाण, यानी कि उसका माध्य वेग निकालना है। माध्य का मतलब औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, तथा बी का माध्य चाल क्या है, मतलब आपको चाल भी बतानी है औसत, और औसत वेग भी। औसत वेग की डेफिनेशन क्या है, औसत वेग का फॉर्मूला क्या है, एकांक समय में किया गया विस्थापन। तो औसत वेग क्या होगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन कुल समय, कि जितना टाइम उसको लगा उस चीज में। अच्छा, औसत चाल का, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटे समय। हाँ, कुल दूरी बटे कुल समय। आप देखो, इसने पूछा आपको इस समय अंतराल में बताना है कि उसकी औसत दूरी या औसत चाल क्या थी। दूरी क्या है, घर से मार्केट तक की 2.5 किलोमीटर है, पर वो 2.5 किलोमीटर जब गया तो इस स्पीड से गया, और जब वो आया तो इस स्पीड से आया, है ना। तो जब वो यहां से यहां तक गया होगा, तो हम पहले निकाल लेते हैं कितना कितना टाइम उसने लिया, जाने में कितना टाइम लिया और आने में कितना टाइम लिया। व्यक्ति द्वारा जाने में, घर से बाजार जाने में, है ना, जाने में लगा समय, कैसे निकालोगे, समय क्या होगा, भाई चाल कितनी थी उसकी जाने में, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितनी दूर गया वो, 2.5 किलोमीटर। भाई 2.5 किलोमीटर था ना घर से बाजार। तो अगर आपको समय निकालना हो तो, अरे पिछली क्लास में भी बताया था, लिख के दिया था फॉर्मूला, क्या होगा, दूरी बटे चाल। अरे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। समय इधर चला गया, चाल उधर भाग में चली गई, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। पर यहां पे चाल कौन सी है, जब वो घर से बाजार जा रहा है उस वाली, है ना। और दूरी भी क्या है, घर से बाजार तक की। तो दूरी कितनी थी, 5 किलोमीटर, सॉरी 2.5 किलोमीटर, और चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना हो गया ये, 0.5, है ना, 0.5। बट जो क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है वो मिनट में ज्यादा चल रहा है कि 30 मिनट में कितना चला, 0 से 30 मिनट, 0 से 40, 0 से 50। तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे हमें आसान पड़े। तो 0.5 आवर मतलब कितने मिनट। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा ना, कि कभी दिमाग में नहीं चल रहा, 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं, भाई पहले चैप्टर में यूनिट कन्वर्जन पढ़े हो ना, यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो कितना हो जाएगा ये, 0.5 इंटू 60,
देखो, 10, 0 से 0, 5 अंक, 30, 30 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ, घर से मार्केट जाने में कितना टाइम लिया उसने, 30 मिनट ली। आप देखो आने में कितना टाइम ले रहा है वो, व्यक्ति द्वारा घर से, सॉरी, बाजार से घर आने में लगा समय कितना है, वही दूरी बटे चाल। और दूरी क्या होगी यहाँ पे अब, जो मार्केट से घर की है, और चाल कौन सी होगी, जो मार्केट से घर की है, आने वाली चाल। आप इसमें देखिए, दूरी जो घर से मार्केट की है वही तो दूरी होगी ना मार्केट से घर की भी, या अलग अलग हो जाएगी, बताइए। भाई क्वेश्चन में तो सिर्फ ये दिया हुआ है कि वो 2.5 किलोमीटर दूर तक बाजार जाता है, तो जब वो वापिस आ रहा होगा तो जब भी इतना ही तो चला होगा ना, या अलग चलेगा। तो जो मार्केट से घर तक की दूरी है वो भी कितनी होगी, 2.5 किलोमीटर। परंतु चाल क्या है अब, 7.5। तो ये कितना हो गया, 7.5 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट से पॉइंट हटा दें, और ये 25 और ये 75, 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, और दो बचे 25, 5 5 जा 25, तो 15, और 5 दिया 15। तो ये कितना हो गया, 1/3 आर। और ये क्या है, घंटों में, मिनट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, 1/3 गुना 60 मिनट, या कितना हो गया, 20 मिनट। तो यानी कि व्यक्ति को घर से बाजार जाने में तो लग रहा है 30 मिनट, वापिस आने में लग रहे हैं 20 मिनट। तो अभी तो हमने ये देख लिया कि भाई हाँ कितना टाइम लग रहा है, परंतु क्वेश्चन तो ये नहीं था। क्वेश्चन क्या था, आपको बताना है औसत चाल और औसत वेग 0 से 30 मिनट में, फिर 0 से 50 मिनट में, और फिर 0 से 40 मिनट में। तो चलिए फर्स्ट पार्ट, 0 से 30 मिनट की बात करते हैं। ठीक, 0 से 30 मिनट में वो, ये घर है और ये मार्केट है ना, यहां से यहां गया कितनी दूर, 2.5 किलोमीटर। और जाने में टाइम कितना ले रहा है वो, 30 मिनट ना, मार्केट तक जाने में। तो यानी कि 30 मिनट से, 0 से 30 मिनट के अंदर व्यक्ति सिर्फ यहां से यहां पहुंचा है, और कहीं नहीं हुआ। तो इस समय पे इसका विस्थापन कितना होगा, अच्छा पहले कुल दूरी की बात करते हैं। इस समय पे व्यक्ति की कुल दूरी कितनी है घर से, भाई वो 2.5 किलोमीटर तो चला ना अभी तक, जब घर से बाजार पहुंचा। तो कुल दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर। विस्थापन, व्यक्ति का कुल विस्थापन कितना है, इस समय पे वो यहां से यहां तक पहुंचा और इसके अंदर वापिस ही कुछ नहीं आया, सिर्फ वहीं पर है बाजार में। तो इस समय पर वो कुछ भी वापिस नहीं आया, तो कुछ भी घटा नहीं। मतलब कि अगर वो यहां वापस आना शुरू कर देता तो विस्थापन क्या बचता, इसमें से ये घटाना पड़ता, क्योंकि विस्थापन तो क्या होता है, इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है, उन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है ना। तो अभी तो मिनिमम डिस्टेंस भी क्या होगी तुम्हारी, 2.5 किलोमीटर ही। तो 2.5 किलोमीटर। तो औसत चाल कितनी होगी, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर। कुल समय
ये 30 मिनट या फिर आधा घंटा 0.5 आवर। तो आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो। टी बराबर कितना है यहाँ पे, 30 मिनट, 30 × 1/60 आवर, यानी कि 1/2 आवर। तो कितना हो गया, 1/2 आवर। और ये 2.5 किलोमीटर, तो दो ऊपर चला गया, 2.5 × 2 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो गया, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, तो कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि औसत चाल ये है। अब औसत वेग और निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन कितना है, वही 2.5, और समय वही 1/2 घंटे। तो ये कितना हो गया, ये भी यही आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर इसमें देखो, जब वो यहां से यहां तक गया तो यहां पर क्या है, औसत चाल और औसत विस्थापन, सॉरी औसत वेग दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि कुल दूरी और कुल विस्थापन क्या है, व्यक्ति के बराबर है। पर अगर इसका उल्टा लो, ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस लो जरा। अभी व्यक्ति यहां से यहां तक था। अच्छा, सेकंड केस है आपका 0 से 50 मिनट। और यहां पे देखो जरा, 0 से 50 मिनट है ना, जाने में कितना समय ले रहा है वो, 30 मिनट, और आने में कितना ले रहा है, 20 मिनट। तो इसका मतलब व्यक्ति जाकर वापिस आ चुका है ना। भाई 30 मिनट वो जाने में लिया, 20 मिनट आने में लिया, तो यानी कि 50 मिनट पे क्या है, वो व्यक्ति वापिस घर पर ही है ना। ये समझ में आई बात या नहीं आई। तो 30 मिनट तो भाई ने जाने में ली, और 30 मिनट व्यक्ति ने आने में ली, वो सॉरी 20 मिनट। तो कुल समय कितना लिया इसने, ये T1 बोल देते हैं, इसको T2 बोल देते हैं अगर मान लो। तो कुल समय ले गया ये 30 + 20, यानी कि 50 मिनट ले गया व्यक्ति सिर्फ जाकर वापिस आने में। अच्छा, इस बीच में इसका कुल दूरी कितनी चली इसने, कुल दूरी की डेफिनेशन क्या है, कि चला गया कुल पाथ। तो भाई ये तो 2.5 किलोमीटर यहां चला, 2.5 किलोमीटर यहां चला, तो 2.5 किलोमीटर आने वाले, सॉरी जाने वाले मार्केट में, और 2.5 किलोमीटर वापिस आने के। तो कितनी हुई कुल दूरी, 5 किलोमीटर, है ना। भाई पहले घर से बाजार गया, फिर बाजार से घर आया। अच्छा, कुल विस्थापन कितना हुआ, व्यक्ति का कुल विस्थापन कितना है। व्यक्ति की इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये ना, जहां से उसने शुरू किया था चलना, और फाइनल भी कौन सी है, यही, वापिस यहीं पर आ गया। तो कुल विस्थापन कितना हुआ, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यानी कि उनके बीच की न्यूनतम दूरी। भाई घर में था और घर पर ही वापिस आ गया, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है अब, 0। समझे बात या नहीं समझे। तो व्यक्ति की इनिशियल पोजीशन भी यही थी और फाइनल पोजीशन भी यही है। तो कुल विस्थापन कितना हुआ, 0। ठीक है, और कुल समय आप लोगों को पता चल गया है। तो अब कुल औसत चाल और औसत वेग निकाल दोगे इसके लिए, आया ना। ठीक है, तो ये आप लोग कीजिएगा। अच्छा, इसको 50 मिनट को मैं 60 आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया 5/6 आवर। ठीक है, इसको रख के आप औसत चाल और औसत वेग निकालिएगा इसी फॉर्मूले से। ठीक है, औसत वेग तो पता ही लग गया है, जब विस्थापन 0 है तो वेग भी क्या आएगा, 0। और कुल दूरी यहां पे कितनी है, 5 किलोमीटर, तो 5/5/6 करके आप औसत चाल निकाल लीजिएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट, जो थोड़ा सा ट्रिकी है। थर्ड पार्ट में पूछा है आपसे 0 से 40 मिनट का। भाई अब तो 0 से 30 मिनट वाले में क्या था, वो घर से बाजार था। 0 से 50 वाले में क्या था, वो बाजार से घर भी आ गया।
पर 0 से 40 का मतलब क्या है कि वो ना तो घर पे है ना बाजार में है, वो कहीं बीच में है। भाई यहां से यहां तक चलने में कितना लिया उसने? 30 मिनट। यहां से ये है घर और ये मार्केट है ना। अब मार्केट से घर आने में कितना समय ले रहा है वो? 20 मिनट। तो 30 मिनट पे वो यहां था, 50 मिनट पे वो यहां था, पर 40 मिनट में कहां था? तो 40 मिनट पे कहीं बीच में होगा इसमें। भाई जाते वक्त यहां पे था, आते वक्त कहीं इधर बीच में होगा, ना तो इनिशियल पे है ना ही, मतलब ना तो घर है ना ही मार्केट पे है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भाई हमें पता है कि मार्केट से, सॉरी, घर से मार्केट जाने में वो 30 मिनट ले रहा है। तो यहां तो वो चला कितना, 2.5 किलोमीटर। पर जब वो मार्केट से वापिस आ रहा तो उसने कितनी दूरी तय करी उस बीच में? तो वो टाइम कितना है? ये 30 मिनट है। और हमारे से किसने पूछा है? 40 मिनट में। तो 30 मिनट का तो मुझे पता है कि कहां था वो। सिर्फ बची कितनी? 10 मिनट। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो 10 मिनट में जब मार्केट से चला और घर की तरफ आ रहा था, तो 10 मिनट में उसने कितनी दूरी तय करी। ठीक है। तो टाइम कितना है मेरे पास? T2 10 मिनट का मेरे को पता करना है कि वो कहा कितनी दूरी तय किया। तो आते समय व्यक्ति की चाल कितनी है? 7.5 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है मेरे पास? 10 मिनट। या फिर 1/6। तो देखिए जरा, घर से मार्केट जाने में उसको कितना टाइम लगा? 30 मिनट, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। और वापिस आने में लग रहा है 20 मिनट। तो 30 मिनट पे वो कहां पर है? बाजार में। और उसके अगले 20 मिनट में, यानी कि टोटल 50 मिनट में वो कहां पर है? घर पर जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें पूछा गया है कि 0 से 40 मिनट में। तो यानी कि 0 से 40 मिनट में वो क्या है, मार्केट तक गया था 30 मिनट में, मार्केट से घर की ओर चल दिया, परंतु घर तक नहीं पहुंचा। तो यानी कि आपके पास क्या निकालना पड़ेगा कि उसने उस बीच में जो टाइम लिया उसमें कितनी दूरी तय करी। तो उसके लिए हमारे पास कितना टाइम बचा? भाई 30 मिनट में तो बाजार तक गया, तो बची कितनी है? 10 मिनट। तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि वो जब मार्केट से चला घर की ओर, उस बीच में 10 मिनट के अंदर उसने कितनी दूरी तय करी। तो आते वक्त उसकी चाल कितनी थी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? 10 मिनट, यानी कि 1/6 घंटा। 10 × 1/60 आर, यानी कि 1/6 आर। तो 0 से 10 मिनट में चली दूरी कितनी है मार्केट से घर की ओर? कितनी होगी? तो चली गई दूरी कितनी होगी? चाल का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे समय। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? समय इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, चाल गुना समय। चाल कितनी है? तो यहां पे ये फॉर्मूला हो जाएगा, चाल गुना समय। चाल कितनी है? 7.5 किलोमीटर पर आवर। और समय कितना है? 1/6। तो पॉइंट हटाया, एक जीरो आ गई। 5 से डिवाइड करो, 5 ही कम 5, तो 7 में से 5 गए 2, ये बन गया 25। तो 5 पंजे 25, और 5 से इसको भाग दोगे तो क्या होगा? 12 पंजे 60, तो 12 आ जाएगा। अब 15 और 12 है तो 3 से कर सकते हैं, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। तो ये कितना हो गया? 5/4 किलोमीटर। तो यानी कि जब वो वहां से मार्केट से घर की ओर चला तो कितनी डिस्टेंस चला? 5/4, या इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कुछ 1.25 किलोमीटर आ जाएगा। तो यानी कि जब वो मार्केट से घर की ओर चला तो कितनी डिस्टेंस कवर करी? 1.25। तो कुल दूरी कितनी हो गई अब भाई? घर से मार्केट जाने में कितनी तय करी? 2.5 किलोमीटर। और वापस आने में अब कितनी डिस्टेंस तय करी इसने? 1.25।
तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, ठीक। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 2.5 किलोमीटर जाने वाली और 1.25 किलोमीटर आने वाली। तो ये कितना हो गया? इनको दोनों को जोड़िएगा तो ये आएगा 3.75 किलोमीटर। अच्छा, कुल विस्थापन कितना हुआ? भाई ये 2.5 किलोमीटर गया था और वापस कितना आ गया? 1.25 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच की जो यहां से यहां तक की दूरी होगी वो क्या होगा? कुल विस्थापन। तो कुल विस्थापन इतना क्या हुआ? 2.5 किलोमीटर माइनस ये डिस्टेंस। तो कितना हो गया? 2.5 किलोमीटर माइनस 1.25 किलोमीटर। तो इसको माइनस करेंगे तो ये भी 1.25 किलोमीटर आ जाएगा। तो आपके पास कुल दूरी आ गई, कुल विस्थापन आ गया। और समय कितना है? 0 से 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट है गुना 1/60 आर। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 आर। ठीक है। तो आपको कुल दूरी पता लग गई, कुल समय पता लग गया, कुल विस्थापन। तो आप लोग औसत दूरी और औसत चाल इसके लिए निकाल लीजिएगा। सॉरी, औसत चाल और औसत वेग। ठीक है। तो ये लोग आप कीजिएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2.5। क्वेश्चन नंबर 2.5 क्या है कि कोई जेट वायुयान है, मतलब कि कोई एरोप्लेन है जो क्या कर रहा है? 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। चल कितनी देर से रहा है? 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और यह जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। यानी कि देखा होगा ना, जब आप कोई रॉकेट वगैरह चलता है तो अपने पीछे क्या करता है? फ्यूल को जलाता है, दहन करता है। तो जब वो धुआं छोड़ता है तो वो कितनी स्पीड से छोड़ रहा है इस क्वेश्चन में? 1500 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ये आपका मान लीजिए रॉकेट है जो चल रहा है कितनी स्पीड से? 500 किलोमीटर प्रति घंटा से। और जो इसके पीछे फ्यूल निकल रहा है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। परंतु दहन हमेशा क्या होता है? जो पीछे छोड़ के जिसको धक्का देके वो निकल रहा है वो हमेशा क्या होता है? उल्टी डायरेक्शन में होता है। तो ये किस डायरेक्शन में है? ये। और जो एरोप्लेन बढ़ रहा है, यानी कि जो आपका रॉकेट बढ़ रहा है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, कितने से? 500 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो अब क्या पूछ रहा है कि जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी? क्या ये तो चला 500 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में कितना चल रहा है? 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। किसके सापेक्ष? वायुयान के सापेक्ष, यानी कि इसके सापेक्ष। ये 500 की तरफ से इधर जा रहा है और इसके सापेक्ष ये 1500 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर जा रहा है। तो लिखते हैं पहले वायु यान की चाल। अच्छा, वायुयान की चाल किसके सापेक्ष होगी? भाई कोई आदमी नीचे खड़ा होगा, वो देख रहा होगा, उसके सापेक्ष होगी ना ये चाल। तो मान लेते हैं इसको, मैं बोल देता हूं ऑब्जर्वर जो देख रहा है, जिसके सापेक्ष हम देख रहे हैं कि इसकी चाल कितनी है। तो वायुयान की चाल किसके सापेक्ष? ओ के सापेक्ष, ऑब्जर्वर के, कितनी है? 500 किलोमीटर प्रति घंटा। जेट यान के सापेक्ष दहन उत्पादों की चाल कितनी है? इसको, ये किसके सापेक्ष है? जेट यान के। जेट यान क्या मैंने माना? ए। तो और ये क्या है? फ्यूल की चाल किसके सापेक्ष? ए के। कितनी है? 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको क्या निकालना है? जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष ये कितनी होगी? इसको समझो, देखो क्या है।
जेट वायुयान अपना 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और वो अपने दहन को अपने सापेक्ष, मतलब वायुयान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछे छोड़ रहा है। इसके सापेक्ष है, परंतु वो, पर ये भी तो 500 किलोमीटर प्रति घंटा से खुद आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो वायुयान है वो जब देख रहा होगा, तो वो क्या कर रहा होगा, जो इसकी एक्चुअल स्पीड होगी प्लस जो इसकी अपनी स्पीड है, उन दोनों को जोड़ के देख रहा होगा। क्यों? क्योंकि सापेक्षता का सिद्धांत क्या कहता है? सापेक्षता मतलब कि जब आप सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपकी स्पीड दिखाई देगी वो दोनों का अंतर दिखाई देती है, परंतु जब आप अपोजिट में जा रहे हो तो वो आपको एक दूसरे का टोटल दिखाई देती है, यानी कि दोनों स्पीड का टोटल। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब दो ट्रेन बराबर बराबर जाती हैं और आप किसी एक ट्रेन में बैठे हैं, तो आपको लगेगा कि जो दूसरी ट्रेन है वो धीरे चल रही है, परंतु वो भी अच्छी स्पीड से चल रही है। और जब आप देखोगे कि अगर ट्रेनें आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत तेजी से निकल के गई है ट्रेन दूसरे वाली। तो वहीं से ही ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, सेम यहां पर हुआ। तो इसको क्या लग रहा है कि जो इसकी एक्चुअल चाल है प्लस जो इसकी अपनी चाल है, उन दोनों का जोड़ के दिखाई दे रहा है। तो प्रेक्षक के सापेक्ष दहन की चाल क्या होगी? जो कुल चाल है, यानी कि जो एरोप्लेन के सापेक्ष दिख रही है, और जो एरोप्लेन की अपनी चाल है। तो दहन की एरोप्लेन के सापेक्ष कितनी चाल है? 1500। और वायुयान की अपनी चाल कितनी है? 500। तो ऑब्जर्वर को कितनी दिख रही होगी? 1500 माइनस 500, यानी कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन इसका उल्टा भी हो जाता है। इसका उल्टा कैसे क्वेश्चन होगा कि भाई वो बोलेगा कि वो एक ऑब्जर्वर है जो नीचे से देख रहा है, और उसको दिखाई दे रहा है कि एरोप्लेन तो चल रहा है 500 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जो धुआं निकल रहा है पीछे वो निकल रहा है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो आप बताइए कि एरोप्लेन के सापेक्ष जो धुआं निकल रहा है, जो दहन का उत्पाद निकल रहा है, उसकी चाल कितनी है? तो उस केस में क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका एक और क्वेश्चन है, 2.15। इसी राजमार्ग पर, राजमार्ग मतलब हाईवे, पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उसी दिशा में 192 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही किसी चोर की कार पर गोली चलाती है। तो एक कार तो है पुलिस की, ठीक, और एक कार है आपके चोर की। मान लेते हैं चोर की है, और ये आपके पुलिस की कार है, ठीक। पर इसकी स्पीड कितनी है? 192 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब यदि गोली की नाल मुखी चाल 150 मीटर प्रति सेकंड है, अब इन्होंने गोली चलाई और गोली की चाल कितनी है? 150 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, पहले तो क्वेश्चन में यहां प्रॉब्लम ये आ गई, यूनिट सेम नहीं है। इसकी कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितनी है? 192 किलोमीटर पर आवर। और बुलेट की स्पीड कितनी दी है गोली की? 150 मीटर प्रति सेकंड। या तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इनको चेंज करो, ठीक है, यूनिट को। तो चोर की गाड़ी की चाल, वीटी बोल देता हूं इसको, कितनी है? 192 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखोगे दो चीज तो किलोमीटर पर आवर में है और एक मीटर प्रति सेकंड में है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो इन दोनों को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लो, या फिर जो 1 मीटर प्रति सेकंड है इसको भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो, जो भी आपको सही लगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, अगर क्वेश्चन में दिया है कि मीटर प्रति सेकंड में निकालो या किलोमीटर पर आवर में निकालो, तो आपको उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। तो चोर की गाड़ी की चाल कितनी है? 192 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा क्या है? पुलिस की गाड़ी की चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसने दिया है गोली की चाल। अच्छा, यहाँ पे गोली की चाल दी है
उसने दिया है कि गोली की नाल ऊंची चाल 150 मीटर प्रति सेकंड है। यानी कि जब गाड़ी चल रही है, गाड़ी से उन्होंने गोली चलाई होगी। तो जब गाड़ी से चलाई है, तो वो गति किस, वो जो उसकी चाल है वो किसके सापेक्ष होगी? गाड़ी के सापेक्ष। तो यहां पे इसका मतलब क्या होगा? वो पुलिस की गाड़ी के सापेक्ष है। कितनी है? 150 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको इसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो तो देखो, ये मीटर है, तो किलोमीटर में कितना होगा? 1/1000। और ये सेकंड है, 1 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कितना हो गया? मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1/1000। और ये 1/सेकंड है, तो सेकंड को आर में कन्वर्ट करूंगा तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 3600। 60 × 60 यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो कितना हो गया? 1/4600। तो क्या हो गया? 3600/1000 किलोमीटर पर आवर। और इसको इन शॉर्ट में अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 18/5। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर, 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर। को 5 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 5 × 15 30। और 18 × 30 करो, 18 × 3 18 × 3 = 54। और ये 540 किलोमीटर प्रति आवर। पर ये किसके सापेक्ष है? गोली की चाल तो है, बट किसके सापेक्ष? जो पुलिस की गाड़ी है उसके सापेक्ष। ठीक। अब क्वेश्चन क्या है? अब क्या पूछ रहा है? यदि गोली की, तो चोर की कार को गोली किस चाल के साथ आघात करेगी? तो इसके सापेक्ष तो चाल इसकी ये है, पुलिस की गाड़ी के। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि पुलिस की गाड़ी के सापेक्ष कितनी होगी। इसने पूछा है कि चोर की गाड़ी में जब टकराएगी तो वो किस स्पीड से टकराएगी। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि गोली की एक्चुअल चाल कितनी है। क्यों? ये वाली चाल कौन सी है, किसके सापेक्ष है? पुलिस की गाड़ी के सापेक्ष। तो अगर कोई बाहर से देख रहा होगा तो उसके सापेक्ष गोली की चाल कितनी है। फिर जब गोली इससे टकराएगी, ये भी तो चल रही है ना। मान लो जैसे कोई भाग रहा है और उसके पीछे दूसरा आदमी भाग रहा है, तो वो पकड़ेगा तो उस पर कम चोट लगेगी। परंतु अगर मान लो आप, वो भी रुका हुआ है और पीछे से टक्कर मारेगा तो ज्यादा तेज लगती है ना रुकी हुई चीज पर। ठीक। तो उसी तरीके से इसकी चाल क्या हो जाएगी? कम लगेगी उसको, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो गोली की वास्तविक चाल कितनी होगी? गोली की चाल किसके सापेक्ष? पुलिस के सापेक्ष, पुलिस की कार के सापेक्ष, प्लस पुलिस की गाड़ी की चाल। ये कितनी है? 540 किलोमीटर पर आवर। तो गोली की चाल कितनी है? 540। और पुलिस की गाड़ी की चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 570 किलोमीटर पर आवर। ठीक। परंतु क्वेश्चन तो ये नहीं था। क्वेश्चन तो ये था कि जो चोर की गाड़ी है उस पे वो कितने से आघात करेगी। तो उसके लिए निकालोगे तो क्या होगा? ये गोली की एक्चुअल चाल आ गई, और गाड़ी आपकी 192 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है सेम दिशा में। तो जब गोली पीछे से टकराएगी उस पर, तो जो उसकी एक्चुअल चाल है, क्या होगा? इसकी चाल में क्या होगी? जुड़ेगी या घटेगी? अगर ये उल्टी दिशा में आ रही है तो दोनों तेज टकराते। परंतु ये इस डायरेक्शन में जा रही है, गोली पीछे से जा रही है, तो क्या होगा? जो गोली इंपैक्ट करेगी इस गाड़ी पर, वो क्या करेगी? इन दोनों की चाल का अंतर होगा। ठीक। तो गोली चोर की गाड़ी पर आघात करेगी
बराबर क्या होगा? गोली की वास्तविक चाल माइनस चोर की गाड़ी की चाल। ये कितनी है? 570 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस चोर की गाड़ी की चाल कितनी है? 192 किलोमीटर पर आवर माइनस 192 किलोमीटर पर आवर। माइनस करके निकाल लेना कितना आएगा, ठीक है? तो आप इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? तो आपको ये किलोमीटर पर आवर में आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि जो एक्सरसाइज थी 2.9 और 2.10, उसमें हमने औसत चाल और औसत वेग देखा था। अभी ये देखा था ना, ये वाला प्रश्न, औसत चाल और औसत वेग का, कि जब हम देख रहे थे कि एक बार तो क्या था, औसत चाल औसत वेग के बराबर थी। एक टाइम पे क्या हुआ था, अगले प्रश्न में औसत वेग क्या हो गया था? 0। तो वो क्यों हुआ था? तो उसी प्रश्न पर आधारित है ये। क्या है कि औसत चाल और औसत वेग के परिमाण के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। जो हमने अभी एक्सरसाइज करी थी कि एक व्यक्ति जब 30 सेकंड में कितनी उसकी औसत चाल है और औसत वेग है, अब उसी में पूछा है कि यदि हम तात्क्षणिक चाल व वेग के परिमाण पर विचार करते हैं तो इस तरह का अंतर करना आवश्यक नहीं होता। जब हमने तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल दोनों बराबर होते हैं, ठीक? तो अब आपको क्या बोलना है कि तात्क्षणिक चाल हमेशा तात्क्षणिक वेग के बराबर होती है, क्यों? तो जो तात्क्षणिक चाल है, तात्क्षणिक वेग है, वो दोनों बराबर क्यों है, उसको स्पष्ट कीजिए। कैसे बताओगे? देखो, अगर मैं उसी पे ही सोचूं, जो व्यक्ति था वो क्या किया, घर से बाजार गया, वहां से वापिस आया, तो जब हमने 0 से 30 मिनट के लिए निकाला था तो कुल विस्थापन कुल दूरी के बराबर था। परंतु वो क्या था? औसत दूरी या औसत विस्थापन। और जब वो वहां से ही वापिस आ गया था, तो वापिस घर पे जब आ गया तो उसका कुल विस्थापन कितना हो गया था? 0। क्योंकि विस्थापन क्या होता है? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। और जब किसी व्यक्ति की अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के बराबर है तो विस्थापन क्या होता है? 0। अगर आप एक जगह से चलकर वापिस उसी जगह पर आ गए तो आपका विस्थापन क्या होगा? 0। परंतु आपकी चली गई दूरी 0 नहीं होगी। चली गई दूरी क्या होगी? जितना आपने वहां पर रास्ता तय किया वो आपकी चली गई दूरी होगी। तो ये तो हो गई औसत की बात। परंतु मान लो जब कोई बच्चा इधर से चला अपनी सीट से और वो घूमकर वापिस आ गया, ये ऐसे ही मान लो कोई पाथ चला, तो अगर मैं तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग पर विचार करूं, तो जब व्यक्ति मान लो इस जगह पर था, है ना, इस जगह पर था, इस छोटे से पार्ट की बात करते हैं, इस जगह पर था, तो इस जगह पे बताइए कि उसका विस्थापन कितना रहा होगा और इसकी चली गई दूरी कितनी रही होगी? दोनों बराबर होंगी ना? हाँ या ना? अगर यहां पर बात करूं तो इस छोटे से पार्ट पर चली गई दूरी और चली गया विस्थापन बराबर होगा या नहीं? जब हम बहुत छोटे से पार्ट की बात करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चले गए की, तो उस जगह पर जो चली गई दूरी है और जो चला गया विस्थापन है वो दोनों बराबर होते हैं। दिख रहा है? यहां पे मान लो इस छोटे से पार्ट को सोचो, व्यक्ति यहां से यहां आया, व्यक्ति यहां से यहां आया, तो इस केस में क्या होगा? चली गई दूरी और चला गया विस्थापन दोनों बराबर है या नहीं? हाँ या ना? तो इस केस में क्या होगा? तात्क्षणिक दूरी तथा तात्क्षणिक विस्थापन दोनों बराबर होते हैं। दोनों
बराबर होते हैं। तो जब दोनों बराबर हैं तो, और चला गया समय तो हो गई बराबर। तो जब समय बराबर है और दूरी और विस्थापन भी बराबर है तो हमेशा तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग बराबर ही होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको एग्जांपल देंगे, जैसे हमने ये वाला दिया कि अगर कोई व्यक्ति क्या चलकर अपनी जगह पर वापस आ जाता है तो उस चले गए पथ पर किसी भी क्षण चली गई दूरी चली गई विस्थापन के बराबर होगी। तो जब चली गई दूरी चले गई विस्थापन के बराबर है तो चाल और वेग भी बराबर ही होगा। औसत की बात अलग है, औसत में क्या होता है, आपका हर मोमेंट का सम होता चला जाता है, क्योंकि वेग में डायरेक्शन भी है तो उसकी वजह से। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और कारण बताते हुए उदाहरण देते हुए बताइए कि वे असत्य है या सत्य है। एक विमीय गति में किसी कण की किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी उसका त्वरण अशून्य हो सकता है। सोचो, विचार करो। किसी क्षण चाल शून्य है, यानी कि चाल क्या है, जीरो। और क्या कह रहा है, त्वरण अशून्य है, त्वरण जीरो नहीं है। ऐसा हो सकता है या नहीं? सोचो कि अगर मान लो आप गाड़ी या साइकिल या बाइक खड़ी हुई है, आप चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा उस टाइम पे? सोचो, यही तो है, चाल तो जीरो है, त्वरण आप कुछ लगा रहे हो जब भी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना। तो यानी कि त्वरण अशून्य है, बढ़ रहा है या घट भी सकता है, मान लो अगर आप गाड़ी रोक रहे थे उस टाइम पे। ठीक, दूसरी चीज, एक और विचार करो। आपकी टेबल पे पेन रखा हुआ है, पेन तो रुका हुआ है परंतु उसके ऊपर त्वरण तो लगातार नीचे की ओर लग रहा है ना, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो ये इसका एग्जाम्पल, आप और भी बहुत सारे सोच सकते हो अपने आसपास इन दो के अलावा। ठीक, बी पार्ट, चाल शून्य होने पर भी उसका वेग अशून्य हो सकता है। चाल तो शून्य नहीं, सॉरी, चाल शून्य होने पर भी उसका वेग अशून्य हो सकता है, ये सोच कर बताओ, ये हो सकता है या नहीं? क्या बोल रहा है, चाल तो शून्य है, चाल शून्य है और वेग अशून्य है, हो सकता है या नहीं? चाल का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे समय। वेग का फॉर्मूला क्या है, विस्थापन। और हमने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु का दूरी अगर शून्य नहीं हो सकती अगर वो चली है, परंतु विस्थापन शून्य हो सकता है, या फिर दोनों जीरो होंगे। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, चाल जीरो है, चाल जीरो का मतलब यानी कि दूरी तो जीरो है, इसका मतलब पक्का विस्थापन जीरो नहीं है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? हमेशा विस्थापन छोटा ही रहेगा, किससे, दूरी से। क्योंकि विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये इसका उल्टा हो सकता था परंतु ये नहीं हो सकता, पहले वाला हो सकता है, अभी एग्जांपल से बता ही दिया। तीसरा देखिए, चाल स्थिर हो तो त्वरण अवश्य ही शून्य होगा। क्या बोल रहा है, चाल स्थिर है, त्वरण अवश्य ही शून्य होना चाहिए। अगर मैं इसी चैप्टर तक की बात करूं तो ये सही है। क्या, चाल स्थिर है, चली गई दूरी प्रत्येक समय में बराबर है, तो त्वरण शून्य है। ये सही है, क्योंकि आप लोगों को क्या है, v अगर कांस्टेंट है तो त्वरण हमेशा क्या होता है, जीरो। क्यों, त्वरण क्या करता है, चाल को बढ़ाता या घटाता है, यही तो पढ़ा था हमने। तो त्वरण अगर चाल जीरो है तो ना तो चाल घटेगी ना बढ़ेगी, तो यानी कि स्थिर रहेगी। ठीक है, परंतु जब हम अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि त्वरण हमेशा चाल को ही नहीं बताता,
कभी कभी वो उसकी दिशा को भी चेंज करता है। ठीक है, तो वहां पर भी आपका त्वरण जीरो नहीं होगा अगर आपकी चाल स्थिर है और साथ में दिशा भी स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, पर इस चैप्टर के हिसाब से ये कथन सत्य है। ठीक है, पर अभी हम जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेगा तो ये मत बोलिएगा कि ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वहां तो राइट था, यहाँ पे गलत कैसा हो गया। ठीक है, पर अभी ये सिर्फ जितना पढ़ा है उसके हिसाब से सत्य है। डी, चाल अवश्य ही बढ़ती रहेगी यदि उसका त्वरण धनात्मक हो। क्या कह रहा है? त्वरण तो धनात्मक है, तो चाल हमेशा बढ़ती रहेगी। बताओ क्या होना चाहिए? त्वरण क्या है? पॉजिटिव, तो चाल हमेशा क्या होनी चाहिए? बढ़नी ही चाहिए। भाई v बराबर u प्लस एटी, भाई हमने इक्वेशन पढ़ी ना, v बराबर u प्लस एटी। भाई टाइम तो निगेटिव कभी हो नहीं सकता, ये तो हमें पता है। a कितना है? पॉजिटिव है, तो ये वाली चाल क्या होगी? हमेशा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये भी सत्य ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2.10, उदाहरण सहित निम्नलिखित के बीच के अंतर को बताइए। क्या, किस चीज में अंतर बताना है? किसी समय अंतराल में विस्थापन के परिमाण और किसी कण द्वारा उसी अंतराल में दौरान तय किए गए पथ की कुल लंबाई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गया है? सेम टाइम इंटरवल है, ये बताओ कि उसके विस्थापन के परिमाण और उसके दौरान तय किए गए कुल पथ की लंबाई, यानी कि विस्थापन और दूरी में क्या होना चाहिए? अंतर स्पष्ट करो। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था पहले वाला, जिसमें व्यक्ति बाजार से दुकान गया था, दुकान सॉरी घर से बाजार गया था, बाजार से घर आया था, तो उसमें क्या था? सेकंड पार्ट में क्या था? दूरी तो कितनी थी? 5 किलोमीटर, परंतु विस्थापन क्या था? जीरो। तो वही आपके पास एग्जाम्पल ये। क्या आप दूसरा एग्जाम्पल सोचो? मान लो आप घर से स्कूल आए हो, स्कूल से घर जाओगे, तो दूरी तो आपने बहुत सारी तय करी, परंतु आपका विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। इसी समय अंतराल में औसत वेग का परिमाण तथा उसी अंतराल में औसत चाल, सेम वही एग्जांपल, विस्थापन था उसको समय से भाग दे दो, भाई आपका विस्थापन जीरो हो गया, तो आपका कुल वेग भी क्या हो जाएगा? जीरो। और दूरी तो आपकी कभी जीरो हो नहीं सकती, अगर आप चले हो तो वो जीरो नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ग्राफ तो हमने पढ़े थे, है ना? तब देखिए क्वेश्चन में क्या है। चित्र 2.10 में क्वेश्चन नंबर 2.13, ए से डी तक के ग्राफों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा ग्राफ एक विमीय गति, एक विमीय गति का मतलब समझ रहे हो कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव या निगेटिव को संभवतः नहीं दर्शा सकता। अब देखिए जरा, यहां पे देखिएगा, टी है ये, और ये मूव कर रहा है ऐसे, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, और ऐसे, और ये एक्स है। ठीक है, आप इसको सोचिए ये हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, टाइम अक्ष ये है और ये भी, तो एक टाइम पे यहां पर भी है वस्तु और यहां पर भी है। ऐसा हो सकता है कि एक समय पर वस्तु की दो स्थिति, कि अगर मैं इस टाइम पे विचार करूं तो वस्तु यहां पर भी है और यहां पर भी, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई वस्तु एक विमीय गति में मूव कर रही है तो उसकी पोजीशन एक ही रहेगी, एक ही जगह होगा वो, एक टाइम पर दो जगह नहीं हो सकता। तो ये क्या हुआ? असत्य। यहाँ पे क्या है? वेग, और यहाँ पे क्या है? समय। अगर यहाँ पे देखोगे तो एक समय पर वस्तु के दो वेग, ये भी संभव नहीं है। भाई जब वस्तु एक ही दूरी तय कर रहा है तो वेग दो कैसे हो सकते हैं? एक ही तो वेग से चल रहा होगा, तो दो वेग
नहीं हो सकते, तो ये भी असंभव है। अब आते हैं चाल। और ये है, ऐसे चल रहा है। ये संभव है या नहीं है? एक समय पर अलग अलग चाल है, तो हर समय पर क्या है, अलग अलग चाल है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो रही है। तो ये संभव है, क्यों? क्योंकि चाल तो एक बिंदु पर एक ही होती है एक समय पर। तो इसका मतलब हाँ, हो सकता है ये। अब यहां पर आओ, कुल पथ की लंबाई यानी कि टोटल दूरी, कुल दूरी, और ये समय, पहले ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। देखना जरा, कुल पथ की लंबाई पहले तो बढ़ रही थी, फिर घटने लगी। ऐसा हो सकता है कुल पथ की लंबाई बढ़ के घटने लगे? कुल पथ लंबाई कभी घट के बढ़ सक सॉरी बढ़कर घट सकती है? मान लो आप चले फिर वापस उधर चले, तो दूरी तो नहीं दूरी तो बढ़ेगी ही ना। चाहे आपकी विस्थापन कम हो सकता है, पर कुल पथ की लंबाई दोबारा कम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये भी असंभव है। ठीक, ठीक है, बाय।